ठीक है गाइस, आज करेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में मतलब होता क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब कि मान लो अगर किसी भी टॉर्च से लाइट आ रही है, अगर कहीं से भी टॉर्च से अगर आप लाइट दोगे और आपके बीच में, इस रोशनी के बीच में या लाइट रेज के बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ गया, वो डिपेंड करता है कैसा आ रहा है ऑब्स्टेकल। तो ये जो लाइट जाएगी ये कॉर्नर से बेंड होगी, ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जाएगी, या यहाँ से आएगी तो उसके बाद ये टच होते हुए टेंजेंशियली कहीं भी जा सकती है, कॉर्नर से इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो ये जो बेंड हो रहा है लाइट रेज कॉर्नर से ऑब्जेक्ट के, इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि लाइट की बेंडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, उसको कहा जाएगा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कंडीशन ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन के लिए साइज जो है ऑब्स्टेकल का या अपर्चर का वो कंपैरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ऐसा ना हो कि वेवलेंथ जो है वो लाइट की बहुत ज़्यादा बड़ी है और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो फिर कॉर्नर से बेंट नहीं होगा, इन शॉर्ट डिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन पेपर में आ जाती है अक्सर कि लाइट जो है वो बेंड हो रहा है अराउंड द कॉर्नर किसी भी ऑब्स्टेकल के अपर्चर का, उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि अभी बताया मैंने, सेम चीज़। अब ये क्या है, मान लो इसमें दो स्लिट बनाए गए या दो छेद बनाए गए, लाइट आ रही थी और उसके बाद ये लेंस 1 है, इससे गुजरी, अब लेंस गुजरी, उसके बाद ये छेद तक पहुंची और उसके बाद फिर क्या हुई, डिफ्रैक्ट हुई। तो डिफ्रैक्ट हुई और एक बार ये जो है ये स्क्रीन है, तो एक यहाँ पे पॉइंट है P और यहाँ पे पॉइंट है O, और इस स्लिट से स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस पहले किया था फ्रॉनहोफर्स में, क्या लेते हैं, कैपिटल वाला D। तो कैपिटल डिस्टेंस D, और एक स्लिट और छोटे वाले स्लिट के बीच में एंगल क्या लिया जाता है, छोटा वाला D। यानी एक छेद और दूसरे छेद के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब S जो है वो मान लो क्या है, S ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है, जो इसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा। लेमडा लेंथ का वेवलेंथ वाला लाइट डाला गया इस लेंस पे। उसके बाद ए बी जो है वो एक छोटा सा बहुत नैरो स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल डी। चौड़ाई जो है एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक का जो चौड़ाई है वो कितना है, स्मॉल डी है। तो प्लेन वेव फ्रंट लाइट का वो जब ए बी पे गिरेगा, अब ये लाइट जब आगे आएगा और ए बी पे गिरेगा तो आगे यहाँ से क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। अब वो डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, अगर अकॉर्डिंग टू द ह्यूजन प्रिंसिपल हर पॉइंट जो है स्लिट का वो सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट का। यही पढ़ा था हमने कि प्राइमरी वेवलेट की वजह से ही सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, या प्राइमरी वेव फ्रंट के वजह से ही सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ओके, तो मान लो इनके बीच में जीरो पाथ डिफरेंस है, तो सेकेंडरी वेव्स जो है वो रेन फोर्स करती हैं, एक दूसरे को मजबूर करती हैं, और O जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी जो बनता है, ये O जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ लाइट की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इस O पॉइंट को जहाँ लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अब दूसरा एक और कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला लेंस 2। लेंस 2 है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। इसको यूज़ किया जाता है फोकस करने के लिए कि जो लाइट आ रही है इधर उधर कहीं बेंड भी हो गई तो इसको दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंचाना है। तो लेंस जब लगाया जाता है तो वो थोड़ी सी डिफ्रैक्ट होके कहाँ पे, पॉइंट पी पे अपनी इमेज बनाती है या वहाँ तक पहुँचती है। अब उसके बाद क्या करना है, वेवलेट जो है अब वो पी पे बनता है। ये ओ वाला कौन सा बना, जब स्ट्रेट आ गया उसके बाद यहाँ बन गया था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ गिरी थी, और दूसरा वाला एक और लेंस जो लगा है, तो इस लेंस की वजह से थोड़ा सा वो मुड़ गया, बेंड हो गया, और वो पी पॉइंट पे वहाँ पे जाकर लाइट गिरी। ओके, उसके बाद अब अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बीपी पे, तो ये बीपी जो है लाइन, तो बीपी पे जब परपेंडिकुलर, ये बीपी जो है इसी पे ये लाइन सीधी सीधी आ रही है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और उसके बाद लेंस 2 जो है वो फोकस करने के लिए है, तो अब वेवलेट जो है पी पे बना हुआ है। तो साइन थीटा अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा,
साइन थीटा होता है P अपॉन एच। तो P क्या है, P जो है ये परपेंडिकुलर वाला लाइन यानी BN है, ये BN है, और H हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, AB है ना। ये वाला अगर ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल अगर ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ओके, ये थीटा है मान लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। तो ये P हो गया, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसलिए BN अपॉन AB हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे सारा काम होना है, साइन थीटा लेना है बस इसमें का। तो साइन थीटा अगर BN अपॉन AB है तो BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB जो डिवाइड हो रहा है, ये AB साइन थीटा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और पार्ट डिफरेंस कितना होता है, D साइन थीटा। D साइन थीटा क्यों आया, कहाँ से आया, AB का लेंथ कितना था, ध्यान से देखो, ये AB जो है इसका लेंथ कितना है, स्मॉल d है ना, तो ये स्मॉल d जो है, तो यही पाथ डिफरेंस है D साइन थीटा। BN क्या है, पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद सेकेंडरी मिनिमा, ये क्या बन गया, मैक्सिमा, मैक्सिमा बन गया। अब मिनिमा बनाएंगे जो P पॉइंट पे बन रहा है, ओके। अब P पॉइंट पे जो बनेगा, अब मान लो सेकेंडरी मिनिमा बनाना है, तो D साइन थीटा मिनिमा में पाथ डिफरेंस क्या होता है, D साइन थीटा जो निकला ऊपर, ये किसके बराबर हो जाता है, लेमडा के बराबर हो जाता है जब 1 फुल वेवलेंथ होता है। तो अब ये D साइन थीटा लेमडा के जब बराबर होगा, तो इस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में, वो कितना होगा, पूरा एक साइकिल मतलब कितना होता है 360 डिग्री, तो यानी 2 पाई होगा। तो कहने का मतलब अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाय 2, और ये रेज जब पहुंचेगी P पे अपोजिट फेज पे लेमडा बाय 2 पे, तो P का मिनिमम जो होगा वो इंटेंसिटी, तो सबसे कम लाइट रोशनी जो है वो उस पॉइंट पे पहुंचेगी। अब सबसे कम पहुंचेगी, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, अब उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो उस कंडीशन में पॉइंट P जो है वो पोजीशन है डार्क फ्रिंज का, मतलब वहाँ अंधेरा अंधेरा या फिर परछाई परछाई सी, शैडो सी होगी, उसी को मिनिमा कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, ओके। अब उसके बाद चेक करो ये वाला सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो इक्वेशन बनाना है, जो छेद बनाया था स्लिट, जिसने 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था, तो पाथ डिफरेंस कितना था, 2 लेमडा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो यहाँ से यहाँ अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ इसी चीज़ को, 1 2 3 4, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेमडा बाय 2 है, ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेमडा बाय 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके वो भी कितना होगा, लेमडा बाय 2, उसके बाद आगे कितना होगा, ये भी लेमडा बाय 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, वो भी लेमडा बाय 2, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा, लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 एक लेमडा, लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 एक लेमडा, तो लेमडा प्लस लेमडा कितना लेमडा, 2 लेमडा, तो इसलिए टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2 लेमडा आ गया, ओके। उसके बाद पाथ डिफरेंस हर पार्ट का वेवलेट का किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू लेमडा बाय 4, यानी लेमडा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा के लिए निकालना है तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लेमडा के बराबर, जहाँ n का वैल्यू होल नंबर में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ मर्जी वहाँ तक ले सकते हो। और अगर सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में बात करें तो स्लिट जो होता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कैसे पता लगा, क्योंकि वो किस में होता था, होल नंबर में होता था ना, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 3 लेमडा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट डिफरेंस जो है 2 अपर पार्ट का, वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा बाय 2। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो अनयूज्ड रहता है, यूज नहीं हो पाता, जिसके वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी वेवलेट बन पाता है, ठीक है। या nth मैक्सिमा जब होगा तो इसमें nth जो ब्राइट बैंड है वो nth मैक्सिमा का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2n + 1 लेमडा बाय 2। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं भी रहेंगी तो ये बस याद रखना है कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2n + 1 लेमडा अपॉन 2 है, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और पाथ डिफरेंस अगर सेकेंडरी मिनिमा की अगर पूछें कितनी होती है,
तो n लैम्डा के बराबर होता है, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होती है। ठीक है, तो बाकी अगर याद नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये भी 3 मार्क्स का आ जाता है कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का अगर पूछ लेंगे तुम्हें कि कैसे होता है, जो कि 2 डी लैम्डा अपॉन डी आता है, तो अगर विड्थ पूछ रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा का, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में तो डिस्टेंस जो है पहला सेकेंडरी मिनिमा और दोनों साइड में से कोई सा भी सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कितना होगा, चौड़ाई उसका, तो दोनों की चौड़ाई है, तो f किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक f है और यहाँ से लेके यहाँ तक d है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा f किसके बराबर हो गया, d के बराबर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस f है, तो f इज इक्वल टू वही फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कितना है, d के बराबर ले लिया है। ओके, मतलब ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, छेद है, तो फोकल लेंथ यही हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ जो ले लिया मान लो f और d के बराबर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, तो x ले लिया, और बेस कितना है, बड़ा वाला d, तो बड़ा वाला d ले लिया। अब स्मॉल वैल्यू थीटा के लिए tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर, तो इसलिए अपने आप हम, कोई आएगा नहीं बताने के लिए, रटना पड़ेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी हो रहा था, इसीलिए साइन थीटा भी x अपॉन डी ही होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल था, ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल, ना के बराबर था, इसलिए वो जो था tan थीटा हमने साइन थीटा ले लिया। अब उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या था, फर्स्ट मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए कंडीशन था डी साइन थीटा किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर। ठीक है, तो साइन थीटा इसमें किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स अपॉन डी, फिर दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाथ डिफरेंस d लैम्डा अपॉन d, और अगर सेंट्रल मैक्सिमा की निकालनी है तो उसी चौड़ाई को डबल कर दोगे, तो चौड़ाई को डबल करेंगे मतलब x की वैल्यू जो आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंट्रल मैक्सिमा की भी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरह से घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम के टाइम पे करेंगे भूल जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा लैम्डा क्या था, डी क्या था और थीटा क्या था। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसा ही है। सबसे पहली बात, जब सेकेंडरी वेव स्टार्ट होता है दो कोहेरेंट सोर्सेज से और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाता है, उसको बोलते हैं या सुपर पोजिशन होते जाती है, तो इंटरफेरेंस कहलाता है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर सुपर पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव स्टार्ट होगा फ्रॉम द अलग अलग पार्ट लेकिन सेम वेव फ्रंट में, उल्टा। इंटरफेरेंस क्या है, इसमें फ्रिंजेस का विड्थ सेम रहता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस का विड्थ यानी चौड़ाई सेम नहीं रहती है। इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस जो है उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो सेम इंटेंसिटी उनकी नहीं होती है। इंटरफेरेंस में गुड कंट्रास्ट आता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में, एकदम इजीली पहचान सकते हो कि यहाँ परछाई है, यहाँ लाइट है, लेकिन डिफ्रैक्शन में बहुत पुअर कंट्रास्ट होता है, मतलब पता ही नहीं लगेगा कि परछाई है कि लाइट है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है डिफ्रैक्शन में पता लगाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर से बेंड हो रहा है ना लाइट, और उसमें क्या है कि बीच में जैसा छेद है वैसा का वैसा पूरा लाइट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइज, लाइट को पोलराइज करना, पोलराइज करना मतलब एक डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन जो है मैंने बताया था, अगर कागज में अगर मैं स्क्वायर कट करके निकाल दूंगा, यहाँ से टॉर्च से लाइट दूंगा, तो दीवार में जो दिखेगी रोशनी वो किस शेप में दिखेगी, रेक्टेंगल में ही दिखेगी। अगर छोटा सा छेद बना दूंगा और फिर लाइट मारूंगा यहाँ से, तो फिर दीवार में कैसा दिखेगा, रोशनी सर्कल टाइप में दिखेगा। छेद अगर कर दूंगा, एक पेन लेके मैंने कागज में छेद कर दिया, और उसके बाद यहाँ से टॉर्च मारूंगा और देखूंगा कैसी रोशनी आ रही है दीवार में उधर, तो सर्कल सा दिखेगा। तो वो डिपेंड करता है, और अगर लाइट इधर उधर जा रही है तो उसके बीच में पोलराइजर लगा के या कोई लेंस लगा के मैं उस लाइन को, उस रेस को लाइट के यूनिडायरेक्शनल कर सकता हूँ, जैसे कि लेजर में होता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, लाइट जनरली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, जिसको कहा जाता है लाइट वेक्टर। उसको किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। ठीक,
और ये फिनोमिना या ये रूल, ये सिद्धांत जो होता है रेस्ट्रिक्ट करना, लाइट का जो वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है इसको रेस्ट्रिक्ट जो करते हैं हम, उसी को बोला जाता है पोलराइज करना लाइट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वाइब्रेशन जो लाइट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है जो कि वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा होता है लाइट रेज, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, तभी सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। अब ये मान लो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। ये जो है मान लो क्रिस्टल लगा दिया गया, ये लाइट सीधा 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 आ रहा था ऐसे ऐसे, जब अनपोलराइज लाइट जो था वो टूरमलाइन क्रिस्टल, ये टूरमलाइन क्रिस्टल है, इसमें जब ये फॉल करेगा तो जो वाइब्रेशन ऑफ लाइट जो इसके थ्रू पास होगा ये क्या होगा, पैरेलल होगा ए बी प्लेन के, मतलब सीधा सीधा लाइट जा रहा है तो वो प्लेन से सीधा सीधा ही निकलेगा, है ना, अगर सीधा वाला स्लिट है तो। कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा ऐसे रेस जा रही है, अगर ऐसे छेद कर दूंगा तो ऐसे ऐसे चले जाएगा सीधा सीधा, तो डीसी आ जाएगा। और अगर मैं उसको टेढ़ा कर दूंगा तो उसके बाद जाएगा तो ये वाला प्लेन इस तरह का लाइट आएगा आगे, है ना। तो डिपेंड करता है कैसा स्लिट है मेरा। तो जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है पोलराइज लाइट का उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब एक्स वाई एक्सिस के बीच में भी मैं डाल सकता हूँ, कट लगा सकता हूँ कागज में, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, या फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक भी ऐसे भी कट कर सकता हूँ। तो जैसा जैसा शेप दूंगा मैं कागज में काट के, वैसा लाइट रेज आगे चला जाएगा उसी प्लेन में, ठीक है। और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कट करना आता है ना पेपर, एक दिन टॉर्च एंड कागज ला के फिर दिखा दूंगा, है ना, आता है तुम लोग। उसके बाद पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा डिवाइस जो कि लाइट को पोलराइज करता है। एग्जांपल एक जो अभी बताया टूरमलाइन क्रिस्टल, और कौन सा यूज होता है, निकल प्रिज्म, और कौन सा यूज होता है, पोलरॉइड्स। नाम याद करना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी याद होगा। ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं, पोलराइजर कहलाती हैं। पोलराइजेशन जो है बाय रिफ्लेक्शन। अब मान लो मेलस लॉ जो है वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। ब्रूस्टर्स लॉ और मेलस लॉ, इसमें जो मेलस लॉ है, कभी भी अगर लाइट की बीम गिरती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा। जैसे अगर मान लो अगर मैं प्रिज्म में मारूंगा लाइट तो रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा, डिस्पर्स भी होगा। तो दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर पोलराइज्ड नहीं होते, बल्कि थोड़े थोड़े से पोलराइज्ड होते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन वो किस पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, किस पर्टिकुलर एंगल पे मैंने लाइट को भेजा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या उस एंगल का दूसरा नाम है ब्रूस्टर एंगल, क्योंकि ब्रूस्टर ने खोज किया था। और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है, क्योंकि अगर मैं लाइट मार रहा हूँ तो मिरर में किस तरफ से मार रहा हूँ शायद मुझे ये ना पता हो, लेकिन जो उसकी परछाई बनेगी तो उस परछाई जहाँ बनेगी उसके थ्रू मैं पता लगा लूँगा कि लाइट कहाँ से आई है, किस डायरेक्शन में मारी गई है मुझे लाइट। सभी ने किया होता है स्कूल में, अपना वॉच होता है और वॉच में क्या होता है, शीशा होता है, जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 रोशनी डालते हैं, कभी टीचर, कभी बोर्ड, कभी दोस्त, कभी वॉल। तो वो सबने किया हुआ है, ठीक है। प्रूफ से पहले ब्रूस्टर्स लॉ हो गया कि रिफ्रैक्टिव नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होता था किसी टाइम पे, तो दिल नहीं मानता, इसलिए सोचा करवा ही देता हूँ, है ना। इसलिए तो बता दिया, किसी टाइम पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता था ये। तो कंपटीशन में तो बैठोगे तो बस पता होना चाहिए कि ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम का न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, न्यू किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, न्यूमेरिकली। और ये थीटा भी क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा था ना, और ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो गया, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो गया ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्ट हुआ था वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा सा पोलराइज्ड होता है, ठीक है।
तो मान लो अब रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। मान लो ये जो है रिफ्लेक्टेड वाला है और ये रिफ्रैक्टेड वाला है, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एक एंगल को अगर मैं यहाँ पे थीटा पी ले लूँगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी, ठीक है। 90 माइनस ये पूरा मान लो ये 90 डिग्री है, ये अगर ये भी अगर पूरा 90 डिग्री है तो अगर एक थीटा पी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस आर के बराबर हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बना रहा है ना, तो 90 माइनस आर और दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, एक 90 लेफ्ट से एक 90 राइट से कम कर दो या लेफ्ट राइट कर लो, कैसे भी इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू साइन थीटा पी अपॉन साइन आर आएगा। और साइन थीटा पी है तो नीचे वाला जो है साइन आर है, तो साइन 90 माइनस अगर थीटा पी करूँगा तो कॉस थीटा पी आ जाएगा, और साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी क्या हो जाएगा टेन थीटा पी, है ना। तो टेन थीटा पी आ जाएगा। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वाले लेवल वाला, ठीक। बस ये पता होना चाहिए ये दोनों एंगल मिलकर 90 और यहाँ पे ये वाला 90। तो न्यू इज इक्वल टू थीटा पी, ये आ जाता था ब्रूस्टर एंगल प्रूव करो, न्यू इज इक्वल टू थीटा पी के बराबर, टेन थीटा पी यानी 10 पोलराइजेशन एंगल के बराबर होता है। अब नहीं है सिलेबस में तो नहीं आएगा, ओके। पोलरॉइड और उसके यूसेज, कहाँ कहाँ यूज होता है पोलरॉइड्स। पोलरॉइड बेटा एक डिवाइस है जो कि यूज होता है लाइट को पोलराइज करने के लिए या एक ही डायरेक्शन में भेजने के लिए या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको कहा जाता है पोलराइजर या पोलरॉइड्स। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सन ग्लासेस में ताकि आंखों में चमक ना पड़े, और कहाँ यूज़ होता है ग्लास विंडो में ट्रेन के, ताकि बाहर के सूरज की रोशनी अंदर हमारे आंखों को परेशान ना करे। और कहाँ यूज़ होता है रिकॉर्ड करने के लिए और 3D पिक्चर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए देख। और कहाँ यूज़ होता है बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, उसको पढ़ने के लिए यूज़ में आता है। और कहाँ यूज़ होता है फोटोग्राफिक कैमरा एज ए फिल्टर यूज़ करने के लिए। और कहाँ यूज़ होता है एज ए सोलार कंपास एंड नेविगेशन एंड पोलार रीजन के लिए। और कहाँ यूज़ होता है एलिमिनेट करने के लिए, जो हेडलाइट का जो डेजलिंग इफेक्ट होता है, कोई रोशनी मारे ओहो हाई बीम में चलाया लो बीम में, तो मेरे ग्लासेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे अंदर ये पोलराइड्स हैं, तो वो लाइट जो है किसी के भी बाइक का एक पॉइंट जैसा दिखता है। तो रात में कभी भी अगर कहीं पे भी बाइक वाइक भी चलाऊंगा, वो चाहे हाई बीम में चलाए चाहे लो बीम में, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, यहाँ पे भी यूज़ में आता है, ठीक है। जहाँ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, आजकल तो टीवी भी आने लगे हैं जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इतना ही था बेटा, इसलिए इसमें होप सो समझ में आ गया होगा। इसको घर जाके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है।